नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं बात कर रही हूँ वह है धूमिल की कविता प्रौढ़ शिक्षा। यह बीए के सेमेस्टर 3 में रांची विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। आज हम लोग इस कविता के बारे में जानने से पहले धूमिल के बारे में थोड़ी सी बात जान लें कि देश की जो आज़ादी हमें मिली, जब हम आज़ाद हुए, तो सत्ता प्राप्ति के लिए जो अवसरवादिता, आपाधापी और लूट मार जो शुरू हुई, वह भी भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना के रूप में हम सबके सामने आई। सत्ता जो है वो भारतवासियों, सत्ता की जो लालसा में जो युद्ध होने लगे, उस युद्ध ने भारतवासियों के भीतर एक गहरी निराशा, असंतोष और मोहभंग पैदा कर दिया, जिसको हम धूमिल की कविता में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। धूमिल एक विद्रोही कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह वैसे कवि हैं जिन्होंने व्यंग्यमय भाषा में युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को, उम्मीदों को, सपनों को और उनके संघर्षों को अभिव्यक्ति दी है। प्रजातंत्र और उसके संचालकों के प्रति धूमिल की कविता में तीव्र घृणा है, असंतोष है, निराशा है। आज़ादी के बाद जो युवा पीढ़ी के भीतर असंतोष उत्पन्न हुआ, धूमिल की कविता का मूल तेवर और स्वर वही है। उन्होंने नेताओं की चालाकी, धूर्तता, स्वार्थपरता का पर्दाफाश किया है अपनी कविताओं में। उनकी कविताओं में बेबस और शोषित, उत्पीड़ित जनता जो है, उसके प्रति गहरी सहानुभूति स्पष्ट रूप से झलकती है। यथास्थितिवादी रवैये और बेमतलब की ज़िंदगी के प्रति उनकी कविताओं में आप गहरा असंतोष देखेंगे, खींच देखेंगे, पीड़ा का भाव देखेंगे। धूमिल ने अपनी कविताओं में बहुत सारे अछूते और उपेक्षित वैसे विषयों को चुना जिन्हें अन्य कवियों ने नहीं चुना था। आप उनकी एक कविता मोचीराम से वाकिफ़ हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है। यह भी एक उनकी कविता का महत्वपूर्ण विषय है। मोचीराम जो अपनी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और आत्मीयता के साथ अपना काम करता है, वह मेहनतकश है, सर्वहारा है, जो रोज़ कुआं खोदकर पानी पीने वाले वर्ग से आता है और अपने व्यवसाय को वह सबसे बढ़कर मानता है। कर्म ही पूजा के सिद्धांत में यकीन रखता है, अपने ग्राहकों को समान दृष्टि से देखता है, जाति या वर्ग के आधार पर किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं मानता। वह जूतों की मरम्मत के बहाने समाज और व्यवस्था की मरम्मत करना चाहता है और वह मानता है कि जिस प्रकार हर एक जोड़ी जूते को मरम्मत की ज़रूरत है, उसी तरह हर आदमी को सुधार की ज़रूरत है। मोचीराम की पंक्तियाँ हैं, बाबूजी सच कहूँ, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। संबोधन शैली में लिखी गई इस कविता में कवि धूमिल मोचीराम के माध्यम से समाज के पूरे ढांचे की जांच पड़ताल करते हैं और समाज में जो मौजूद गैर बराबरी है, नाइंसाफ़ी है, उस पर चोट करते हैं और बताते हैं कि अलग अलग हैसियत का आदमी अलग अलग किस्म के जूते पहनता है। वह इन जूतों के माध्यम से उस व्यक्ति का खुलासा करते हैं जो शोषक है, उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं जो शोषित है। धूमिल अपनी कविताओं में अलग अलग प्रकार के संदर्भ उठाते हैं और श्रमजीवी और परजीवी को आमने सामने खड़ा करके व्यवस्था की उस विसंगति की ओर अपनी उंगली उठाते हैं जो सही आदमी को असफल और अभावग्रस्त बनाती है और गलत आदमी को सफल और संपन्न बनाती है। धूमिल अपनी कविताओं में विसंगतियों का सख्त विरोध करते मौजूद हैं। वह मेहनतकश आदमी के साथ हैं, मानवीयता और संवेदनशीलता के साथ हैं। जब वो कहते हैं कि और बाबूजी, असल बात तो यह है कि ज़िंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोज़ी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। मानवीय संवेदनाओं को जीने का सही तर्क बताने वाले धूमिल बुद्धिजीवी वर्ग की कायरता और अवसरवादिता पर चोट करते हैं।
वह मानते हैं बुद्धिजीवी वर्ग गर्म लोहे को ठंडा करता है और जनता के गुस्से को गुमराह करता है। असल में वह पूंजीवादी व्यवस्था का एजेंट है जो उनके टुकड़ों पर ऐश करता है। कवि अपनी कविताओं में असंतोष को, घृणा को, गुस्सा को शब्द देते हैं और इनके शब्द एक तरह से चीख की तरह हम सबके सामने हैं। वह अपनी पंक्तियों में कहते भी हैं कि जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। उनकी कविता प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा कविता बताती है कि शिक्षा आदमी को आदमी होने का सही अर्थ समझाती है। शिक्षा उसे आदमी का मतलब और मकसद दोनों देती है। आदमी को उसके अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराती है, सत्ता के शोषण चक्र की पहचान और उसके तिलिस्म को तोड़ने की सामर्थ्य देती है। शिक्षा मनुष्य को सही और गलत का फर्क करने की चेतना प्रदान करती है। वह आदमी को जीने का सही तरीका, सलीका और जिंदगी की चुनौतियों से जूझने का साहस देती है। धूमिल शिक्षा के इस महत्व को भली प्रकार समझते हैं, इसलिए वे किसानों और मजदूरों के बीच शिक्षा के प्रसार की ज़रूरत को रेखांकित करते हैं। आज़ादी के बाद के भारत में प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम बहुत ही ज़ोर शोर से चलाया गया, यह कार्यक्रम केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित था। यह बेहद औपचारिक, उथला और कागज़ी कार्यक्रम साबित हुआ था। यहाँ कवि धूमिल इस कविता में शिक्षा को व्यापक संदर्भों में ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि किसानों मजदूरों के सामने सत्ता की व्यवस्था की असलियत का खुलासा इसी शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। इस शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाए, उसे वास्तविक हालात से रूबरू करने का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। यह कविता प्रौढ़ शिक्षा सदियों की अज्ञानता और रूढ़ियों की अंधी गुफा के द्वार पर आशा और नई चेतना की दस्तक है। यह कविता युगों युगों के दर्द की समाप्ति का उद्घोष है। यह कविता विकास की मुख्य धारा में हम जन लोगों का, आम जन के शामिल होने का घोषणा पत्र है। यह कविता जिंदगी में बदलाव की सहमति और जिंदगी की यातनाओं के खिलाफ आवाज़ है। यह कविता शताब्दियों के अंधेरे को समझने की कोशिश है। यह कविता शोषण की पहेली को सुलझाने की कोशिश है। धूमिल बताते हैं कि जो व्यवस्था आदमी को जानवर सा बनाती है, यह उसकी खिलाफत करते हैं। धूमिल जंगल राज के समांतर एक सही जनतंत्र की बात प्रस्तावित करते हैं। वे अमानवीयता के अंधेरे के खिलाफ संघर्ष चेतना की लालटेन की लौ तेज करते हैं। वे किसानों और मजदूरों को अतीत के अन्याय और शोषण से सबक लेकर एक सही व्यवस्था की शुरुआत के संघर्ष में शरीक करना चाहते हैं। इस कविता में वह कहते हैं कि लालटेन की लौ ज़रा और तेज़ करो, उसे यहाँ पेड़ में गड़ी हुई कील से लटका दो। हाँ, अब ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर वह सब बतलाना चाहूँगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। धूमिल बतलाना चाहते हैं कि मेहनतकश जीवन भर जिस तरह व्यवस्था का लिहाज करता है, वह व्यवस्था उस मेहनतकश का बिल्कुल भी तनिक भी लिहाज नहीं करती। वह इंसानी तकाज़ों तक को खूंटी पर टांग कर आदमी को रोज़ व रोज़ नंगा करने पर उतारू है और भूखा मारती है। यह व्यवस्था जानती है कि आदमी को अनपढ़ बनाए रखकर उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को छीन कर ही
उसका आसानी से शिकार किया जा सकता है। हमारे चालाक सुराजिए अपढ़ गवार जनता के सीधेपन का लाभ उठाकर आज़ादी का अपहरण कर ले गए। उन्होंने जनता के हिस्से की हवा, धूप और रोशनी तक छीन ली। वे पुरखों के नाम, सिद्धांत और आदर्श की ओट में मज़े से खाना पीना कर रहे थे। इन्होंने भोली अनपढ़ जनता को भरमाने के लिए दोमुही भाषा और दोहरे सिद्धांत ईजाद कर लिए। उनकी आड़ में न्यायालय से लेकर खेत की जो मेड़ है, उस तक किसान को उसके हक से वंचित कर दिया। उससे सच्चा पृथ्वीपुत्र और संसार का अन्नदाता जैसे झूठे रूपक, अलंकार और झुंझुने थमाकर निरक्षर और गुलाम बनाए रखने की साजिश रची, जो उनके फायदे में थी। कविता में लेखक लिखते हैं, मगर चालाक सुराजिए आज़ादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। वह सच्चा पृथ्वीपुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है, मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। धूमिल कहते हैं कि आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, कहना ग्राम्य जीवन की झूठी प्रशंसा है। वास्तविकता तो यह है कि व्यापारी खेतों और किसानों के उत्पादन पर मौज उड़ाते हैं। वे खेत की मेड़ पर खड़े होकर किसान को झूठा दिलासा, झूठा आश्वासन और भ्रम देते हैं। विकास की कोई किरण उन किसानों तक नहीं पहुंचती, जबकि भारत में विकास किसान की मेहनत का परिणाम है। यहाँ कवि धूमिल श्रमजीवियों को पशुओं की तरह नेताओं की हरकतों और उनके हमलों के प्रति आगाह करना चाहते हैं। उन्हें अपने हितों को पहचानने और हक के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं। किसानों को अपने मिजाज को बदलने को कहते हैं और कहते हैं कि गीली मिट्टी की तरह नहीं बनो, चट्टान की तरह बनो। स्वावलंबी बनो, स्वाभिमानी बनो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, तभी विकास की किरणें तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे को मिटा सकेंगी। अमरबेल की तरह बनो, पराश्रित ना रहो, तनकर खड़े हो। समय बदल रहा है, बदले हुए समय के अनुरूप स्वयं को बदलो। जिंदगी की वास्तविकता को पहचानो, व्यवस्था के शोषण और अमानवीयता के अंधकार का प्रतिरोध करो। नई दुनिया के द्वार स्वयं खुल जाएंगे। नई व्यवस्था की शुरुआत होगी जिसमें तुम्हें हक और सम्मान मिलेगा। बदलाव के संघर्ष में बढ़ चढ़कर भागीदारी दो और इस बदलाव का स्वागत करो। धूमिल की यह कविता आज़ादी के बाद की एक घटना पर आधारित है, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत की गई थी। धन्यवाद।